हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 10 में हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर का ये भाग 3 है, जिसमें हम गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन को बहुत अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप उन दोनों क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किन किन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 1 में हमने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की विशेषताएं क्या होती है और प्रकाश से संबंधित जो अन्य शब्द होते हैं उनका अध्ययन हमने किया था। उसके बाद हमने पार्ट 1 में परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम और अन्य कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके साथ ही हमने समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है और समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, इन सभी बातों की चर्चा हमने पार्ट 1 में की थी। पार्ट 2 में हमने प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण के भाग, अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप पार्ट 1 या पार्ट 2 अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी और फिर दर्पण सूत्र क्या होता है और फिर आवर्धन क्या होता है। इन चीजों को हम आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्लास अब हम शुरू करते हैं। देखें, बात कर रहे हैं हम गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण क्या होते हैं आप सब जानते होंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है वो होता है अवतल दर्पण, और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। इनके बारे में हमने चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं कि जब गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, जब गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का क्या करते हैं, पालन करते हैं। यानी कि गोलीय दर्पणों के द्वारा जो परावर्तन के परिणाम स्वरूप जो अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं उनसे संबंधित जब हम कुछ अन्य गणनाएं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम गोलीय दर्पण से संबंधित एक चिन्ह परिपाटी का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और उस चिन्ह परिपाटी को कहा जाता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या कहा जाता है, उस चिन्हों की परिपाटी को कहा जाता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस परिपाटी में हम दर्पण का जो ध्रुव बिंदु है जिसे हम पोल या कैपिटल P से दर्शाते हैं, उस ध्रुव बिंदु को क्या कहते हैं, उसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। यानी इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला बिंदु यही है कि इस परिपाटी में हम जो दर्पण का ध्रुव बिंदु होता है जिसे हम पोल या P बिंदु कहते हैं, आपको चित्र में यहां पर दिख रहा होगा ये P बिंदु जो कि ये वाला बिंदु है, इस दर्पण के ध्रुव बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। ठीक है। और दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, ये आपके सामने जो बीच में एक लंबी गहरी लाइन दिखाई दे रही है, ये कहलाती है मुख्य अक्ष, जो कहां से होकर गुजरती है, जो कि दर्पण के ध्रुव बिंदु से होकर गुजरती है। तो इस मुख्य अक्ष को हम इस निर्देशांक पद्धति का क्या मान लेते हैं, एक्स अक्ष मान लेते हैं। आपको 2 बातें याद रखनी है अब यहां तक। एक तो दर्पण के ध्रुव बिंदु को हम मूल बिंदु मान लेते हैं 0 0, जैसे आप सब ने ग्राफ पढ़ा होगा, है ना। तो ग्राफ में क्या होता है, ये आपके सामने एक ग्राफ में बना रहा हूं, ये इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। तो जो ये वाला आपके सामने बिंदु होता है उस बिंदु को आप क्या मान देते हो, मूल बिंदु मान लेते हो O, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 और 0। फिर ये वाला जो मुख्य अक्ष है क्षैतिज अक्ष, इसको मान लेते हो x अक्ष और इसको मान लेते हो y अक्ष। अगर ये x है तो ये क्या होगा x डैश, और ये y है तो ये क्या होगा y डैश। ये सब आपने ग्राफ में पढ़ा होगा। वही बात यहां पर लागू हो रही है। इस P बिंदु को हम मान देते हैं मूल बिंदु और इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 और 0 होंगे। और ये जो आपके सामने एक मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है इसको हम मान लेते हैं x अक्ष। क्या मान लेते हैं, x अक्ष मान लेते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे की जो बात है उसको हम आगे समझते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि जो ये दर्पण का ध्रुव है, इससे लेकर ये जो आपके सामने बिंब रखा हुआ है, यानी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है जिसकी ऊंचाई कितनी है AB,
या h ऊंचाई है, इस वस्तु का नाम हमने क्या दे दिया AB, और इसकी ऊंचाई कितनी मान ली, h मान ली। तो इस बिंब की या वस्तु की दर्पण से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं u। क्या मानते हैं, u। यानी दर्पण के उस परावर्तक पृष्ठ से लेकर उस वस्तु के बीच की जो दूरी है उसे मान लेते हैं u। ठीक है, फिर ये आपका फोकस बिंदु है F। तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ये P वाला बिंदु क्या है, ध्रुव। तो फोकस बिंदु और जो आपका ध्रुव है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। फिर यहां पर आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, और उसे क्या मान लेते हैं, उसे हम मानते हैं V। क्या मानते हैं, V। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर दर्पण के जो सामने वाला भाग होता है उसके अंदर जो भी हम दूरी लेते हैं वो किस में लेते हैं, ऋणात्मक में, माइनस में। दर्पण के सामने वाले भाग में हम दूरी के जितने भी मान लेते हैं, चाहे वो वस्तु की दूरी होगी, चाहे वो फोकस दूरी होगी, या चाहे प्रतिबिंब की दूरी होगी, अगर वो दर्पण के सामने वाले भाग में है तो वो सभी दूरी हम किस में लेंगे, ऋणात्मक में। और दर्पण के पीछे वाले भाग में अगर कोई दूरी अगर हम ले रहे हैं तो वो सारी दूरी हम किस में लेंगे, धनात्मक में, यानी पॉजिटिव में। ठीक है, इसी बात को हम आगे और विस्तार से समझते हैं। तो यहां तक आपको बल दो चाहिए याद रखनी है मुख्य रूप से, कि दर्पण के ध्रुव बिंदु को हम मूल बिंदु मान रहे हैं और मुख्य अक्ष को क्या मान रहे हैं, एक्स अक्ष मान रहे हैं। आगे इस चिन्ह परिपाटी का सबसे पहला नियम है कि जो बिंब है, बिंब का मतलब वस्तु, वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। ये आपका दर्पण है MN, ये क्या है आपका दर्पण MN। तो जब भी चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके सामने जो बिंब है, ये आपका बिंब है यानी वस्तु है, तो वो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने बाईं ओर रखी जाएगी। कौन सी दिशा में, बाईं ओर। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से जो प्रकाश है वो हमेशा बाईं ओर से क्या होता है, आपतित होता है। मतलब दर्पण पर गिरने वाला जो प्रकाश है वो हमेशा बाईं ओर दिशा से क्या होगा, आपतित होगा। ये पहला नियम है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है कि वस्तु या बिंब हमेशा दर्पण के सामने बाईं ओर दिशा में रखी जाएगी। ठीक, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, बीच वाला जो आपको काली गहरी लाइन दिख रही है जिसको हमने एक्स अक्ष कहा था, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होगी वो सब कहां से मानी जाएगी, दर्पण के ध्रुव बिंदु, यानी यहां से बिंदु P से सभी दूरियां मापी जाएगी, चाहे वो दर्पण के आगे हो या दर्पण के पीछे वाले भाग में हो। इन सभी दूरियों का मापन कहां से किया जाएगा, दर्पण के ध्रुव बिंदु से किया जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम। तीसरा नियम हमने देखा था कि मूल बिंदु के दाईं ओर, यानी ये आपका मूल बिंदु है, तो इसका ये वाला बायां भाग है और ये कौन सा भाग है, दायां भाग। ठीक है, बायां भाग मतलब सामने का भाग, दायां भाग मतलब पीछे वाला भाग। तो मूल बिंदु के या ध्रुव के या मूल बिंदु के बाईं ओर की जितनी भी दूरी होगी या सामने की जितनी दूरी होगी वो किसमें मापेंगे, ऋणात्मक में, माइनस में। और ध्रुव के दाईं ओर की यानी पीछे की ओर की जितनी भी दूरियां होगी वो सब किसमें मापेंगे, धनात्मक में, पॉजिटिव में। जैसे आपने ग्राफ पढ़ा है, ये बात फिर से समझा देता हूं। ये आपका ग्राफ है, ये बीच वाला बिंदु कौन सा होता है, ये वाला बिंदु होता है O, मूल बिंदु। ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो ये वाली दूरी सब किसमें होती है, एक्स अक्ष में। ये वाली दूरी किसमें होती है, प्लस में। ये किसमें होती है, माइनस में। तो यहां पर इसका उल्टा लेना है आपको कि यहां पर एक्स अक्ष की जो दूरी है वो किसमें होगी, माइनस में, और ये वाली दूरी किसमें होगी, प्लस में। बाकी वाई वाली सेम ही रहेगी, ऊपर वाली प्लस में रहेगी और नीचे वाली किसमें रहेगी, माइनस में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी दर्पण के सामने वाली जितनी भी दूरी होगी वो सब होगी माइनस में, और दर्पण के पीछे वाली जितनी भी दूरी होगी वो सब किसमें होगी, प्लस में। ये आपका है तीसरा नियम। बिल्कुल सरल बात है, आपको कुछ नहीं रटना। दर्पण के सामने मतलब माइनस में, दर्पण के पीछे मतलब प्लस में। अब दर्पण के सामने कौन कौन सी दूरी आएगी, जैसे अवतल दर्पण में आएगी वस्तु की दूरी, और कौन सी दूरी आएगी,
अवतल दर्पण में फोकस दूरी, और कौन सी आएगी, प्रतिबिंब की दूरी। यानी अवतल दर्पण के केस में जितनी भी दूरियां हैं वो सब किसमें मानी जाएगी, माइनस में। ठीक है, किसमें मानी जाएगी, माइनस में। और उत्तल दर्पण के केस में सभी दूरियां किसमें मापी जाएगी, प्लस में। ये भी आप थोड़ा ध्यान रख ले। चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ये जैसे लिखा भी हुआ है कि दर्पण के सामने का भाग कौन सा भाग होगा, ऋणात्मक यानी माइनस वाला। दर्पण के पीछे का भाग कौन सा होगा, धनात्मक यानी प्लस वाला। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम आपको कह रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब ऊपर की ओर, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है, और ये वाला एक्स अक्ष का एक्स है जो अक्ष, वो क्या है, आपका मूल बिंदु है। तो ऊपर वाला जितना भी भाग है वो प्लस में, और नीचे वाली जितनी दूरी है वो किसमें होगी, माइनस में। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत या कह लो ऊपर, ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो किसमें मापी जाएगी, धनात्मक में यानी प्लस में। और मुख्य अक्ष के लंबवत या नीचे की ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो किसमें मापी जाएगी, ऋणात्मक यानी कि माइनस में। आया समझ में, मुख्य अक्ष के यानी इस मूल बिंदु से ऊपर की जितनी दूरी है वो सब प्लस में, और मूल बिंदु के नीचे की जितनी दूरी है वो सब किसमें होगी, माइनस में। फिर मूल बिंदु के बाई ओर की सभी दूरियां माइनस में, और मूल बिंदु के दाई ओर की सभी दूरियां प्लस में। बस इतना सा नियम आपको याद रखना है। वही बात यहाँ पर समझाई गई है। ये आपका दर्पण है MN, तो इसके ऊपर की जितनी दूरियां है वो सब किसमें है, वो सब प्लस में है। नीचे की जितनी दूरियां है वो सब किसमें है, माइनस में। फिर बाई ओर की जितनी दूरी है वो किसमें है, माइनस में, और दाई ओर की जितनी दूरियां है वो सब प्लस में। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे जो नियम थे वो हो गए गोलीय चिन्ह परिपाटी के 5 नियम हो गए। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। बिल्कुल सरल बात है, आपको कुछ नहीं रटना है, आराम से याद हो जाएगा। बस एक बात याद रखनी है। देखो, सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि दर्पण का जो ध्रुव बिंदु है जिसको हम P कह रहे थे उसको मानना है मूल बिंदु। क्या मानना है, मूल बिंदु। मतलब जितनी भी दूरी की गणना होगी वो सब कहां से होगी, मूल बिंदु P से होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो आपका मुख्य अक्ष है, ये आपके सामने जो गहरी रेखा दिख रही है, इस मुख्य अक्ष को आपको मानना है, क्या मानना है, इस मुख्य अक्ष को आपको मानना है एक्स अक्ष। क्या मानना है, एक्स अक्ष। क्या मानना है, एक्स अक्ष। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम आपका क्या था कि इस मूल बिंदु से जितनी भी बाई ओर की दूरियां है, यानी दर्पण के सामने की जितनी भी दूरियां है वो सब किसमें माननी है, माइनस में लेनी है। फिर दर्पण के दाई ओर का मतलब पीछे वाले भाग की जितनी दूरियां है वो सब किसमें लेनी है, प्लस में। अगला नियम हमने क्या देखा कि मूल बिंदु से जितनी भी ऊपर की ओर दूरी है वो सब किसमें लेनी है, प्लस में, और मूल बिंदु से नीचे की ओर जितनी दूरियां है वो सब किसमें लेनी है, माइनस में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये नियम यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है नोट डाल के कि दर्पण के सामने के भाग की जितनी भी दूरी है, दर्पण के सामने वाले भाग की जितनी भी दूरी है वो सब लेनी है माइनस में, और दर्पण के पीछे वाले भाग की जितनी दूरियां है वो सब किसमें लेनी है, वो सब आपको लेनी है प्लस में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण के लिए ये चीजें कैसे लागू होगी। हालांकि मैंने समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये आपके सामने जो चित्र दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके सामने चित्र अवतल दर्पण का। तो देखो, अवतल दर्पण की जो सभी दूरियां होती है वो सब कहाँ होती है, दर्पण के सामने वाले भाग में, और दर्पण के सामने जितनी भी दूरियां है वो सब किसमें लेनी है, आपको माइनस में। तो वस्तु की दूरी भी माइनस में होगी, फोकस दूरी भी माइनस में होगी, लेकिन प्रतिबिंब की जो दूरी है वो भी किसमें होगी, माइनस में। लेकिन एक इसमें अपवाद है। क्या है, एक इसमें क्या है, अपवाद है। कौन सा, कि जब हम दर्पण के सामने जितनी भी दूरियां लेंगे वो सब किसी की होगी, अवतल दर्पण के केस में सब माइनस की होगी। लेकिन अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वाले भाग में बन रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको उस प्रतिबिंब की जो दूरी है वो किसमें लेनी पड़ेगी, वो आपको प्लस में लेनी पड़ेगी। वो केवल एक ही केस था जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब का बनता है पीछे, और ऐसी स्थिति में आपको वो दूरी किसमें लेनी पड़ेगी, प्लस में। बाकी अवतल दर्पण के जितने भी केस हैं सब में इसकी चाहे वस्तु की दूरी होगी, चाहे फोकस दूरी होगी, या चाहे प्रतिबिंब दूरी होगी, वो सब किसमें लेनी है, आपको माइनस में यानी ऋणात्मक में लेनी है। ये बात होगी अवतल दर्पण की। केवल एक केस आपको याद रखना है
कि जब अगर अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो ऐसी स्थिति में जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो किस में लेनी है, वो आपको लेनी है प्लस में। ठीक, आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में सभी जो दूरियां होती है वो कहाँ होती है, वो सब दर्पण के कहाँ होती है, पीछे होती है। कहाँ होती है, दर्पण के पीछे होती है। यानी कि उत्तल दर्पण के केस में जो दूरियां है वो दर्पण के सामने भी होती है और दर्पण के पीछे भी होती है, दोनों ही जगह उपस्थित होती है। तो अगर उत्तल दर्पण के सामने की बात हो रही है मतलब सब माइनस में लेनी है, और उत्तल दर्पण के पीछे की बात हो रही है मतलब सब किस में लेनी है, प्लस में। तो उत्तल दर्पण के केस में जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी कौन सी होगी, ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे। फोकस दूरी ये दर्पण के पीछे की ओर होती है, यानी फोकस बिंदु देखो दर्पण के पीछे है और वक्रता केंद्र ये भी पीछे है। तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये दोनों ही किस में ली जाएगी, आपकी धनात्मक यानी प्लस में ली जाएगी। फिर जो प्रतिबिंब की दूरी है वो किस में ली जाएगी, प्लस में, क्योंकि कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। लेकिन यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो वो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। यदि प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है तब तो दूरी कौन सी लेनी है, ऋणात्मक। ठीक है, तब तो दूरी कौन सी लेनी है, ऋणात्मक। यानी ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा जब दर्पण के सामने बन रहा है। लेकिन यदि उत्तल दर्पण के पीछे बन रहा है तो कौन सा बनेगा, आभासी और सीधा। तो ऐसी स्थिति में दूरी कौन सी लेंगे, धनात्मक। मतलब आपको कुछ भी झमेला याद नहीं रखना, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है, कुछ भी चीज, चाहे वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, अगर दर्पण के सामने है मतलब माइनस में लेना है, और अगर दर्पण के पीछे है मतलब प्लस में लेनी है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नोट डाल के लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में सदैव आभासी और कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। यानी दूरी हमेशा कैसे लेनी है, प्लस में लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको गोलीय चिन्ह परिपाटी पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं रटना, बस दो बातें याद रखनी है कि दर्पण के सामने कुछ भी है तो दूरी ऋणात्मक लेनी है, और दर्पण के पीछे अगर कुछ भी है तो दूरी धनात्मक लेनी है। अगर दर्पण से ऊपर कुछ भी है तो पॉजिटिव, दर्पण से नीचे कुछ भी है तो नेगेटिव। बस इतनी सी बात आपको रट लेनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं दर्पण सूत्र की, कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो देखो अभी हमने क्या समझा कि गोलीय दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु और उसके ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं हम बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। यानी जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है चित्र में, यहाँ पर देखो बिंदु मैंने दर्शा देता हूं, ये ए है और ये बी है। ये क्या है, आपके सामने बिंब है। बिंब का मतलब वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने। तो इस बिंब की इस दर्पण के ध्रुव से जो दूरी है वो कहलाती है बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, और उसे किससे दर्शाते हैं, तो यू से दर्शाते हैं। ठीक, फिर दूसरी है प्रतिबिंब की दूरी। तो ये आपके सामने प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब की जो ध्रुव है उससे बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और दर्शाते हैं कैपिटल वी से। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है वो कहलाती है प्रतिबिंब दूरी। किसे दर्शाते हैं, कैपिटल वी से। तीसरी है फोकस दूरी। फोकस दूरी नाम से पता चल रहा है, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं फोकस दूरी। ये आपका मुख्य फोकस है एफ और ये आपका है ध्रुव पी। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों के बीच का जो संबंध है वही कहलाता है दर्पण सूत्र। किसके बीच का संबंध, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f, इन तीनों के बीच का जो संबंध है उसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। यह कहलाता है आपका दर्पण सूत्र। 1/v + 1/u = 1/f, यही कहलाता है आपका दर्पण सूत्र, जिसमें किस किस के बीच में संबंध है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों के बीच बनने वाला जो संबंध है उस संबंध को ही कहते हैं दर्पण सूत्र। उम्मीद करता हूं यह सरल सी बात आपको समझ में आई होगी।
आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि ये जो दर्पण सूत्र हैं ये सभी प्रकार के गोलीय दर्पण के लिए लागू है। ये जो सूत्र है वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या जितने भी अन्य गोलीय दर्पण हैं, अगर दो गोलीय दर्पणों को हम मिला के कोई अन्य दर्पण बना रहे हैं तो उन सभी गोलीय दर्पणों के लिए भी ये नियम क्या है, लागू है। ठीक है, अब जो हम प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नों को हल करते समय इस समीकरण की मदद से हम किन किन चीजों को ज्ञात कर सकते हैं वो आपको बता देता हूं। तो एक तो हम किसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, एक u यानी वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, एक फोकस दूरी और एक r का मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। मतलब इस सूत्र की मदद से हम चार चीजें ज्ञात कर सकते हैं, एक प्रतिबिंब की दूरी, एक वस्तु या बिंब की दूरी, एक फोकस दूरी और एक वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इन चीजों को हम इन सूत्र की मदद से, इस दर्पण सूत्र की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब आप सवाल हल कर रहे होंगे तो उस समय आपको इनके चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण से किस भाग में बन रहे हैं। अगर सामने की ओर बन रहे हैं तो दूरी आपको ऋणात्मक लेनी है, अगर पीछे की ओर बन रहे हैं तो दूरी किसमें लेनी है, प्लस में लेनी है, धनात्मक लेनी है। बस इस नियम को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब है जूम करना, यानी बड़ा दिखाना। तो देखें, किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या कितना गुना वस्तु या बिंब से छोटा है उसे ही कहते हैं प्रतिबिंब का आवर्धन। यानी कि किसी भी बिंब का या किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उस वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, इसी को कहते हैं आवर्धन। इसी को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मान कैसे निकालते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब या वस्तु की ऊंचाई, इसके अनुपात को कहते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन। इसे दर्शाया किससे जाता है, तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल m से दर्शाया जाता है। सूत्र क्या बन गया, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हमने मान ली, ये वाली ऊंचाई h डैश और ये वाली ऊंचाई h। ए बी ऊंचाई किसकी है, ये बिंब की ऊंचाई है, और a डैश b डैश किसकी ऊंचाई है, तो ये आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने मान लिया h डैश और बिंब की ऊंचाई मान लिया h। तो आवर्धन बराबर सूत्र हो गया h डैश अपॉन h। ठीक है, फिर ये माइनस v अपॉन u क्यों लिखा है, तो माइनस v अपॉन u है, ये उस केस में लिखा हुआ है कि जब प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो किसमें है, माइनस में, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, ये नीचे की ओर बन रहा है, जबकि बिंब की ऊंचाई किसमें है, प्लस में। तो यानी माइनस v अपॉन u। माइनस v इसलिए लिखा है क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी दूरी माइनस में लेंगे, और वस्तु या बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी दूसरी किसमें लेंगे, प्लस में। तो माइनस v अपॉन u, ये हो गया किसके केस में, अवतल दर्पण के केस में। किसके केस में, अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। तो दर्पण के द्वारा किसी बिंब को जो ये आवर्धित करने की क्षमता है, दर्पण के द्वारा किसी बिंब या वस्तु को जो आवर्धित करने की जो क्षमता है, बड़ा दिखाने की जो क्षमता है, उसी को कहते हैं आवर्धनता। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि आवर्धन के लिए हमेशा जो बिंब या वस्तु की ऊंचाई है वो हमेशा कौन सी लेंगे, धनात्मक। कौन सी लेंगे, धनात्मक, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी होगी। कहां पर होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर, ये वाली ए बी। इस वजह से आवर्धन के केस में हमेशा हम जब बिंब की ऊंचाई लेंगे, वस्तु की ऊंचाई लेंगे, तो वो हमेशा कौन से लेंगे, धनात्मक, क्योंकि जो बिंब है वो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर, कौन से मुखर ऊपर की ओर सीधा रखा जाता है। यानी जो बिंब या वस्तु है वो हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर की दिशा में सदैव सीधी रखी जाती है। इस वजह से जो बिंब की ऊंचाई है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फिर आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कौन सी लेंगे, धनात्मक। मतलब अगर प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है, मुख्य अक्ष से ऊपर की दिशा में बन रहा है, तो उसकी ऊंचाई भी किसमें लेंगे, धनात्मक में। और अगर प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है, तो हम किसमें लेंगे,
तो हम उसकी ऊंचाई किस में लेंगे, ऋणात्मक में यानी माइनस में लेंगे। ठीक। अगला नियम है, आवर्धन के मान में जो धनात्मक मान है वो ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा। मतलब वो केस कौन सा है, वो ज्यादातर केस होगा उत्तल दर्पण का केस। और अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा। और ये केस का ज्यादातर कौन से केस में होगा, ये केस होगा आपका अवतल दर्पण का केस। तो यहां से हमने क्या समझा कि आवर्धन के केस में जो बिंब है उसकी ऊंचाई हमेशा आपको लेनी है धनात्मक, पॉजिटिव लेनी है। और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो उसकी स्थिति के आधार पर निर्भर करेगी। यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है तो उसकी ऊंचाई पॉजिटिव लेंगे, अगर मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है तो उसकी ऊंचाई नेगेटिव लेंगे। ठीक है। यदि आवर्धन का मान यानी m का मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो उसका मतलब है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा है, वो आपका आभासी और सीधा है। ठीक है। यदि माइनस में आ रहा है मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, मतलब वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। जैसे यहाँ पर चित्र दिया हुआ है अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण के लिए जो m का मान है वो किस में आएगा, m का मान आएगा माइनस में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो किस में है, माइनस में, और वस्तु की ऊंचाई किस में है, प्लस में। तो ऊपर आ जाएगा माइनस, नीचे आ जाएगा प्लस, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए ये मान किस में आएगा, ये मान आएगा प्लस में। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण के केस में वस्तु है उसकी ऊंचाई भी प्लस में है, और जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई भी कहां पर है, उसकी ऊंचाई भी है आपके प्लस में। तो दोनों की ऊंचाई प्लस में है, मतलब आवर्धन का मान भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो बस आपको इतनी सी याद रखनी है कि अवतल दर्पण के केस में ज्यादातर जो मान है वो किस में आएगा, आवर्धन का मान प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा, और उत्तल दर्पण के केस में आवर्धन का मान ज्यादातर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में हमने गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, फिर दर्पण सूत्र और आवर्धन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।